हेलो एवरीवन। पॉलिटी के इस लेक्चर सीरीज़ में आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम आर्टिकल्स 5 टू 11 जो कि डील करता है सिटीजनशिप से, सिटीजनशिप राइट्स से हमारे डील करता है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इंडियन पॉलिटी, आर्टिकल 5 टू 11 जिसे कहते हैं सिटीजनशिप। इसमें हम जानेंगे अंडरस्टैंडिंग हु इज़ एन इंडियन सिटीजन। पार्ट सेकंड के अंदर आता है। कोई आप पूछेगा पार्ट वन के अंदर क्या आता है, तो पार्ट वन के अंदर आता है आपका आर्टिकल 1 to 4 और पार्ट सेकंड के अंदर आएगा आपका सिटीजनशिप से जो रिलेटेड है, यानी आर्टिकल 5 to 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिड यू नो द वर्ड सिटीजनशिप कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। सिटीजनशिप कहाँ से आया है ये वर्ड? ये लैटिन वर्ड से डिस्क्राइब हुआ है। सिटीजनशिप लैटिन वर्ड क्या है इसका? सिवाइट्स, सिविट्स मीनिंग सिटी। इन एंशियंट रोम, तो आपसे कोई पूछे सिटीजनशिप वर्ड कहाँ से आया, तो ये लैटिन वर्ड से आया है और लैटिन में इसका मीनिंग होता है सिविटस वर्ड। इन एंशियंट रोम, बीइंग अ सिटीजन meant you had a special rights and protections। एंशियंट रोम में ऐसा माना जाता था कि अगर आप सिटीजन हो तो आपके पास स्पेशल राइट्स होंगे और आपको स्पेशल प्रोटेक्शंस दी जाएंगी। सिमिलरली इंडियन सिटीजनशिप गिव्स यू फंडामेंटल राइट्स अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली इन दिस वे हम भारत में भी इंडियन सिटीजनशिप का ये मतलब है कि आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। तो आपके आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या फॉरेनर्स को सर फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं? फॉरेनर्स को भी मिलते हैं, लेकिन जो इंडियन सिटीज़न होता है उसको फॉरेनर्स के मुताबिक ज़्यादा राइट्स होते हैं, ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अ स्टोरी टू बिगिन। चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक स्टोरी के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हम लोग स्टोरी से रिलेट करके पढ़ेंगे तो हम लोग के माइंड में वो ज़्यादा घुसता है, इसलिए मैंने आपके लिए स्टोरी भी लेके आया हूँ। जैसे मीट रवि प्रिया, टू स्टूडेंट्स लर्निंग अबाउट सिटीजनशिप। दो स्टूडेंट्स हैं, रवि और प्रिया, जो कि सिटीजनशिप के बारे में जानना चाहते हैं। When India became independent on 15th August 1947, millions of people had urgent questions। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो लाखों पीपल के माइंड में कुछ क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन क्या थे? एम आई एन इंडियन सिटीजन, क्या मैं इंडियन सिटीजन हूँ? व्हाट अबाउट माय पेरेंट्स हु केम फ्रॉम पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीशन। अगर मेरे पेरेंट्स पहले पाकिस्तान में रहते थे, वो इंडिया में आए हैं पार्टीशन के बाद, तब क्या सिनेरियो होगा? व्हाट राइट्स डू आई हैव एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। मेरे पास क्या क्या राइट्स होंगे, एक ये भी क्वेश्चन था उनके दिमाग में। कैन आई बी अ सिटीजन ऑफ टू कंट्रीज, क्या मैं किसी भी दो कंट्रीज का सिटीजन हो सकता हूँ एट द सेम टाइम? The constitution makers knew that they had to answer these questions clearly and fairly। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ये जानते थे कि उनको ये आंसर देना होगा बहुत ही क्लियरली और फेयरली, जितने भी ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। That's why they created article। तो इसने तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आर्टिकल 5 to 11 में ये जो सारे ऊपर के आपके क्वेश्चंस हैं इसमें मेंशन किया गया है, इसमें बताया गया है कि इसके क्या क्या आंसर्स हैं। आर्टिकल 5 to 11 इन पार्ट सेकंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस पार्ट में? पार्ट सेकंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 to 11 आपके जितने भी सिटीजनशिप से रिलेटेड आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने वो रिजॉल्व करने के लिए मेंशन किया है। टू टेल एवरीवन एग्जैक्टली हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड हाउ सिटीजनशिप वर्क्स। वाई आर दीज आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट? ये आर्टिकल्स क्यों इंपॉर्टेंट, हमें क्यों पढ़ने चाहिए और क्यों इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी? आइए देखते हैं। इंडिया वॉज जस्ट पार्टीशन इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947। आप सभी जानते हैं कि जहां हमारी आज़ादी के साथ साथ हमारा पार्टीशन भी हुआ था 1947 में। मिलियंस ऑफ पीपल माइग्रेटेड अक्रॉस बॉर्डर्स। लाखों लोग किसी को घर छोड़ के इंडिया से पाकिस्तान जाना पड़ा था, किसी को पाकिस्तान से इंडिया आना पड़ा था रातों रात। पार्टीशन के वक्त बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। मैनी इंडियंस वर लिविंग अब्रॉड। बहुत सारे इंडियंस जो कि अब्रॉड में रह रहे थे, इन ब्रिटिश कॉलोनीज़ में रह रहे थे, उनके लिए क्या
क्या सिनेरियो रहा होगा उस वक्त, क्या सिचुएशन रही होगी। क्लियर सिटीजनशिप रूल्स वर नीडेड अर्जेंटली, उसी वक्त इमरजेंसी में सिटीजनशिप रूल्स हम लोग को चाहिए थे कि क्या क्या रूल होंगे हम लोग की सिटीजनशिप के लिए। These articles provided immediate answers on January 26, 1950. 26 जनवरी 1950 को आर्टिकल 5 to 11 ये सभी रूल्स आपको प्रोवाइड करते हैं, ये सभी आंसर्स आपको प्रोवाइड करते हैं जितने भी आपके माइंड में सिटीजनशिप रिलेटेड क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। पार्ट सेकंड में इसका जिक्र है, जैसा मैंने बताया आर्टिकल 5 to 11, टोटल 7 आर्टिकल्स हैं ऑन सिटीजनशिप में। These articles were temporary provisions that defined citizenship at the start. ये शुरू में temporary provisions थे. Later the parliament passed the Citizenship Act 1955 for detailed rules. जैसे हम लोग ने देखा था कि जब पार्टीशन हुआ था तो उसी वक्त अर्जेंट में सबको सिटीजनशिप रूल्स के लिए सिटीजनशिप का बहुत सारे माइंड में कंफ्यूजन चल रहे थे, कौन सिटीजन होगा कौन नहीं होगा, मैं अब्रॉड में रह रहा हूँ मेरा क्या होगा, तो ऐसे बहुत सारे उलझने थी, बहुत सारे सवाल थे। तो उन सभी सवालों को इमीडिएट प्रावधान से कैटर करने के लिए पहले आर्टिकल 5 to 11 जो था उसको टेम्परेरी प्रोविजन की तरह लागू कर दिया गया था। और बाद में सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया जो कि डिटेल्ड रूल्स लेके आया था, डिटेल जितनी भी 5 to 11 आर्टिकल था उसकी डिटेल्स लेके आया था सिटीजनशिप एक्ट 1955। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे लेक्चर को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आर्टिकल 5 जो पहला आर्टिकल है 5 सिटीजनशिप में, उसको पढ़ते हैं। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ उस वक्त क्या था, उस वक्त कौन कौन सिटीजन था इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 5 में। सिंपल मीनिंग, these article tell us who became an Indian citizen when the constitution started on January 26 1950। ये आर्टिकल 5 उससे डील करता है कि जब हम 26 जनवरी आर्टिकल कि 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कौन कौन सिटीजन था, ये इससे डील करता है। 26 जनवरी 1950 को कौन कौन इंडियन सिटीजन है ये इससे डील करता है आर्टिकल 5। हु बिकेम अ सिटीजन ऑन जनवरी 26 1950, जब ये आर्टिकल आया 1950 जनवरी 26 में, तब यहाँ पे डिक्लेयर हुआ कि कौन कौन सिटीजन है इंडिया का। पहले इसमें 3 कंडीशन दी गई हैं। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप ऑन 26 जनवरी 1950, पहली कंडीशन क्या है, जो कोई भी इंडिया में बॉर्न हुआ है, जो कोई भी इंडिया में बॉर्न हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को वो इंडियन सिटीजन कहा जाएगा उसको। कंडीशन 2 क्या थी, आइदर पेरेंट बॉर्न इन इंडिया, किसी दोनों पेरेंट में से कोई ना कोई एक पेरेंट इंडिया में बॉर्न हुआ हो तो वो भी भारत का सिटीजन कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। कंडीशन 3 क्या है, रेजिडेंट फॉर 5 ईयर्स, अगर आप भारत में 5 साल तक रह रहे हैं 26 जनवरी 1950 से पहले, आपके आपके 5 साल पूरे हो रहे हैं और आप कहीं के भी हो, आप 5 साल भारत में रह लिए हैं तो तब भी आप इंडियन सिटीजन कहलाओगे। एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम लोग ये समझते हैं। रवि's केस, रवि वॉज बॉर्न इन दिल्ली इन 1945, रवि का जो जन्म हुआ 1945 में दिल्ली में। हिज फादर वॉज बॉर्न इन मुंबई, उसके पापा मुंबई में बॉर्न हुए थे। एंड हिज मदर इन कोलकाता, उसकी मदर कोलकाता में बॉर्न हुई थी। ऑन 26 जनवरी 1950 when the constitution came into force, Ravi automatically became an Indian citizen because he satisfied condition 1 born in India, condition 2 parents born in India। यानी रवि ने दोनों कंडीशन जो ऊपर दी गई थी कि आप इंडिया में बॉर्न होने चाहिए और आइदर ऑफ द पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल किया था इसने। अनदर एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसी में। अनदर एग्जांपल, मिस्टर शर्मा's केस, मिस्टर शर्मा वॉज बॉर्न इन लंदन 1940। 1940 में मिस्टर शर्मा लंदन में बॉर्न हुए, लंदन में पैदा हुए। बट ही केम टू इन इंडिया इन 1944, वो इंडिया कब आए 1944 में, 1944 में वो इंडिया आ गए। 1940 में वो लंदन में बॉर्न हुआ था कौन, मिस्टर शर्मा, और 1944 में इंडिया आ गया एंड लिव्ड हियर कंटिन्यूअसली, वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली रहा। बाय जनवरी 26 1950 ही हैड लिव्ड इन इंडिया फॉर मोर देन 5 years। 26 जनवरी 1950 तक 1944 से 26 जनवरी 1950 तक
उसने 5 साल से ज़्यादा इंडिया में बिताए, सो ही बिकेम एन इंडियन सिटीजन अंडर कंडीशन 3। सो कंडीशन 3 के अंदर उसको इंडियन सिटीजन बोला जाएगा। यहाँ तक आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आर्टिकल 5 हम लोग का इतना ही था। आर्टिकल 5 का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये डील करता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन, ये डिक्लेयर किया गया था, 3 कंडीशन देखी कि कौन कौन भारत का सिटीजन होगा। पहली कंडीशन क्या थी कि अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए हो, आप इंडिया में पैदा हुए तो आप इंडियन सिटीजन कहलाओगे। दूसरी कंडीशन क्या थी, आइदर ऑफ योर पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया। तीसरी कंडीशन क्या थी, आप इंडिया में 26 जनवरी 1950 से पहले आप कंटिन्यूसली 5 साल रहे हो इंडिया में, तब भी आप भारत के सिटीजन कहलाओगे। आर्टिकल 6 के ऊपर चलते हैं। आर्टिकल 6 क्या किससे डील करता है, सॉरी, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। पार्टीशन के बाद जो कोई भी सिटीजन्स, जो कोई भी जो कोई भी लोग पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से भारत में आए थे, उनके क्या राइट होंगे, ये भी तो कन्फ्यूजन था। ये तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था उस वक्त की जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आ रहे हैं, उनके क्या राइट्स हैं एज ए सिटीजन, ये जानते हैं इसके बारे में। दिस आर्टिकल डील्स विद द पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम द पाकिस्तान टू इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन पीरियड। पहले थोड़ी पार्टीशन स्टोरी को जान लेते हैं। पार्टीशन की स्टोरी क्या थी हमारी, तो पार्टीशन स्टोरी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर हमको नहीं पता होगा तो हमें ये चैप्टर इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, ये आर्टिकल्स इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगे। इसलिए आप देख सकते हैं मैं आपके लिए कितना रिच कंटेंट लाया हूँ। What happened in 1947? 1947 में क्या हुआ था? In August 1947, British India was divided into two countries, as you all know, India and Pakistan. India for Hindus, Sikhs and others, Pakistan for Muslims. तो धर्म के बेसिस पे बंटवारा हुआ था, आप सभी जानते हैं। This division is called partition. It led to one of the largest migrations in human history. ह्यूमन की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा माइग्रेशन था, from one country to another country. Millions of Hindus, Sikhs came to India from Pakistan. पाकिस्तान से बहुत millions of लाखों लोग जो कि हिंदू और सिख थे वो माइग्रेट होकर इंडिया में आए। Millions of Muslims went to Pakistan. वो millions of मुस्लिम जो यहाँ रह रहे थे, जो भारत में रह रहे थे, लाखों मुस्लिम जो भारत में रह रहे थे वो पाकिस्तान मूव कर लिए हैं, पाकिस्तान चले गए। फैमिलीज वर सेपरेटेड, फैमिलीज अलग अलग हो गई। होम्स वर लेफ्ट बिहाइंड, घर सारे छूट गए। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट एंड इमोशनल टाइम। हम पढ़ रहे हैं तो हमें कितना सैड फीलिंग आ रही है, हमें कितना ट्रेजिक लग रहा है। तो सोचो जो लोग उस पल को जी रहे होंगे उनके लिए कितना ये दुखदाई होगा, कितना ये ट्रेजिक मोमेंट होगा। आर्टिकल 6 में क्या बात की गई है। आर्टिकल 6 हु गॉट सिटीजनशिप। आर्टिकल 6 के अंदर किसको सिटीजनशिप मिलेगा जो माइग्रेट होके आए हैं। केस 1, पहला केस 1 है जो माइग्रेटेड बिफोर 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948, ये डेट आप याद रखिएगा। 19 जुलाई 1948 से पहले जो माइग्रेट होके आ गया था, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 में से जो पहले माइग्रेट होके आ गया था उसको अपने आप सिटीजनशिप मिल गई थी। मतलब जो भी जो पार्टीशन के बाद 1947 में पार्टीशन हुआ, 1947 के बाद से लेके 19 जुलाई 1948 तक जितने लोग भी पाकिस्तान से भारत में आ गए हैं उनको ऑटोमेटिकली भारत का सिटीजन मान लिया जाएगा। केस 2 क्या है, केस 2 ये है कि माइग्रेटेड आफ्टर जुलाई 1948 रजिस्टर फॉर 6 मंथ। जो लोग भी वो जो पहला केस 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, मतलब 1947 से लेकर 19 जुलाई 1948 के बीच में वो भारत नहीं आए थे, तो उनका क्या होगा। वो बाद में आए, 19 जुलाई 1948 के बाद में आए, तो क्या वो सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं। वो ले सकते हैं लेकिन पहले उन्हें रजिस्टर कराना पड़ेगा 6 मंथ के लिए, यही केस 2 कहता है। आइए रियल लाइफ एग्जांपल से हम लोग कुछ समझते हैं। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा मेरे लेक्चर। मैं जानबूझ के इंटरेस्टिंग बनाया हुआ आपसे या आपके लिए स्टोरीज ला के, आपके लिए रियल लाइफ एग्जांपल्स ला के, ताकि आपको पॉलिटी बहुत बोरिंग ना लगे आप, क्योंकि आप देखोगे कि आप जब भी लक्ष्मीकांत बुक उठाओगे या फिर आप भारत का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं उठा लो तो आपको कोई पिक्चर नहीं मिलेगी, कोई इमेजेस नहीं मिलेगी, कोई स्टोरीज नहीं मिलेगी इतना। तो इसलिए लोगों को बोरिंग लगता है। लोग शुरू-शुरू में तो हाँ इंटरेस्टिंगली पढ़ते हैं कि आज मैं पॉलिटी के इतने पेज खत्म या इतने खत्म, लेकिन धीरे-धीरे इंटरेस्ट खत्म होता जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन्हें आर्टिकल्स ही याद रखने होते हैं। लेकिन जब आप स्टोरीज़ के फॉर्म में पढ़ोगे, जब आपको रियल आप उसको जियोगे, आपको पता चलेगा कि हाँ कितनी इंटरेस्टिंग पॉलिटी है।
तो ये समझ सकते हैं रियल लाइफ एग्जांपल केस वन के लिए रियल लाइफ केस वन क्या था। केस वन आपके लिए फिर से रिवाइज कर देता हूँ। केस वन था कि जो भी लोग पार्टीशन यानी 1947 15 अगस्त 1947 और 19 जुलाई 1948 के बीच में आए हैं उनको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिलेगी। ये केस वन था। ही लिव प्रियाज ग्रैंडफादर की ये स्टोरी है। प्रिया की ग्रैंडफादर की स्टोरी है। ही लिव्ड इन लाहौर नो इन पाकिस्तान। वो पहले लाहौर में रहते थे। ड्यूरिंग पार्टीशन इन जून 1947 ही माइग्रेटेड टू अमृतसर इंडिया। ये जून 1947 में अमृतसर आ गए थे इंडिया में। सिंस ही केम बिफोर जुलाई 1948 ही ऑटोमेटिकली बिकेम एन इंडियन सिटीजन ऑन 26 जनवरी 1950। नो रजिस्ट्रेशन, इनका कोई भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं थी। ये ऑटोमेटिकली आप 19 जुलाई 1948 से आप इंडिया में 19 जुलाई 1948 से पहले आप इंडिया में आ गए तो आप ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बन जाते हो। अब रियल लाइफ एग्जांपल केस टू का देखते हैं। मिस्टर खान्स फैमिली दे माइग्रेटेड फ्रॉम कराची। जो पहले कराची में रहती थी वो मुंबई आ गई। कब आई? अगस्त 1948 में। क्या इसने मिस कर दिया? इसने डेडलाइन डेट जो 19 जुलाई 1948 थी उसको मिस कर दिया। यानी ये अब आया है आफ्टर 19 जुलाई 1948 टू बिकम इंडियन सिटीजन्स दे हैड टू। अगर अब इसको इंडियन सिटीजन बनना है तो इसको क्या करना होगा ये देख लेते हैं। रजिस्टर विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में रजिस्टर करवाना होगा खुद को। स्टे रजिस्टर्ड फॉर 6 मंथ कंटिन्यूसली। स्टे रजिस्टर्ड फॉर 6 महीने तक यहाँ पे रहना होगा और 6 महीने तक आपको रजिस्टर करवा के रखना होगा। दे बिकम सिटीजन ओनली देन दे कैन बिकम द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री बाई जुलाई 1948। आप सभी के मन में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 19 जुलाई 1948 को ही हमने ये डेट क्यों चुनी? ये क्या व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस डेट? तो आइए पढ़ते हैं। दिस वाज एन इम्पोर्टेंट डेट बिकॉज बाय दिस टाइम द इनिशियल क्लोज ऑफ द पार्टीशन हैड सेटल्ड डाउन। क्योंकि इस टाइम तक जितने भी अफरा तफरी मची हुई थी पार्टीशन को लेके इस तारीख तक आके थोड़ी बहुत सेटल डाउन हो गई। द गवर्नमेंट वांटेड टू हैव मोर कंट्रोल ओवर हु वाज कमिंग टू इंडिया आफ्टर दिस डेट। इस डेट के बाद जो लोग भी आ रहे थे उसके ऊपर गवर्नमेंट को कंट्रोल करना था। सो दे रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन, इसलिए उनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ी करवाने की। आर्टिकल 7 पढ़ लेते हैं। आई होप पहले तो आर्टिकल रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 5 में क्या था? आर्टिकल 5 में 3 कंडीशन थी। इंडिया आप कैसे इंडियन सिटीजन इंडिया में बॉर्न हुए, अदर ऑफ योर पेरेंट्स आर बॉर्न इन इंडिया, और थर्ड कंडीशन आप 5 साल रहे हो। और आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है कि जो भी लोग माइग्रेटेड हुए उनका क्या होगा। तो उसके लिए 2 केस थे। यदि आप 19 जुलाई 1948 तक आ गए हो तो आप ऑटोमेटिकली सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाओगे। अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा गवर्नमेंट के साथ इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए। अब आर्टिकल 7 देखते हैं क्या चीज़ से डील करता है। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा मेरे लेक्चर। आर्टिकल 7 राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। एक मिनट रुकना, कलर चेंज कर लेता हूँ यार, थोड़ा इसमें दिक्कत आ रही है। हाँ, आर्टिकल 7 क्या कहता है? राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। यानी यहाँ से ऑफ माइग्रेंट्स, यहाँ से जो भी माइग्रेंट होके गए हैं इंडियन सिटीजन, तो यहाँ से भी जो माइग्रेट होके गया है पाकिस्तान उसके क्या राइट्स हैं। मतलब आपने देखा होगा कि कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान गए थे और कुछ लोग पाकिस्तान से यहाँ आए थे। तो जो पाकिस्तान से यहाँ पे माइग्रेट होके आया था उसके लिए तो आर्टिकल 6 है। और लेकिन यहाँ से जो माइग्रेट होके वो पाकिस्तान गया था उसके लिए क्या है? उसके लिए आइए देखते हैं। सिंपल मीनिंग्स, इफ समवन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, यानी कोई भी है जो पाकिस्तान को माइग्रेट हुआ है, पाकिस्तान गया है आफ्टर मार्च 1 1947। मार्च 1 1947 के बाद मार्च 1 1947 के बाद जो कोई भी पाकिस्तान गया है इंडिया से, दे कुड नॉट बी एन इंडियन सिटीजन। वो इंडियन सिटीजन अब नहीं बन सकते हैं। हाउएवर अगर इफ दे रिटर्न टू इंडिया, अगर वो फिर से इंडिया आते हैं विद अ परमिट, दे कुड गेट सिटीजनशिप बैक। बेसिकली आर्टिकल 7 इस चीज़ से डील करता है कि पार्टीशन के वक्त जो कोई भी इंडिया से पाकिस्तान गया था उसने तो 1 मार्च 1947 के बाद उसने तो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप गवा दिया था। इंडियन सिटीजनशिप उसने, लेकिन अगर उसका मान लो हृदय परिवर्तन होता है, वो वापस अपने वतन वापस लौट के आना चाहता है तो वो कैसे भारत की नागरिकता हासिल करता है, इस बारे में है आर्टिकल 7। इसको एक फ्लो चार्ट के जरिए हम लोग समझ लेते हैं। डिड यू माइग्रेट टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947? पहली कंडीशन, अगर आप 1 मार्च 1947 के बाद माइग्रेट किए हैं, भारत से आप पाकिस्तान गए हैं, तो अगर नहीं गए हो
तो नो प्रॉब्लम, यू कैन बी इंडियन सिटीजन। अगर आप यहीं पे हो, आप माइग्रेट होकर नहीं गए हो, तो आप यहीं पे हो पार्टीशन के बाद भी, आप मुस्लिम हो, आप भले भी कोई भी रिलीजन हो, आप मुस्लिम क्यों ना हो, अगर आप पार्टीशन के बाद भी पाकिस्तान नहीं गए हो, आप भारत में ही हो 1 मार्च 1947 के बाद, तो आप ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन हो। लेकिन अगर आप माइग्रेट होकर चले गए हो, आप माइग्रेट होकर चले गए हो, डिड यू रिटर्न विद द परमिट, और आप फिर से वापस आते हो, अगर नहीं आते हो तो आप पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले लेना, वहीं के हो जाओगे, ठीक है। लेकिन आपका हृदय परिवर्तन हो गया और आप वापस आना चाहे, तो यस, यू कैन बिकम एन इंडियन सिटीजन। एक एग्जांपल से भी इसको समझ लेते हैं। मिस्टर अहमद कोई यहाँ पे था, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन दिल्ली, वो तो दिल्ली में पैदा हुआ था, बट माइग्रेटेड टू कराची। वो कराची में पार्टीशन के वक्त चला गया इन 1947 में। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 7 फिर क्या कहता है, ही कुड नॉट बी एन इंडियन सिटीजन बट इफ ही डिसाइडेड टू रिटर्न, अगर वो वापस आना चाहता है विद अ प्रॉपर परमिट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट की परमिट लेके, ही कुड रिगेन हिज इंडियन सिटीजनशिप। आर्टिकल 7 यही था। आर्टिकल 7 अब लोग रिवाइज कर लेते हैं किस चीज़ में था। आर्टिकल 7 इसके लिए था कि अगर कोई यहाँ से माइग्रेट होके पाकिस्तान गया है, अगर वो पाकिस्तान में ही है, अगर वहीं वापस आना नहीं चाहता है, तो वो वहीं का पाकिस्तान की सिटीजनशिप का ले लेगा, मतलब उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो उसकी विलिंगनेस है, अगर वो गवर्नमेंट के परमिट से वापस आता है हिंदुस्तान, अगर वो तब उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। आर्टिकल 8 क्या कहता है, राइट ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मान लो कोई इंडियन ओरिजिन, कोई यहाँ पे कहीं से लिंक हो, जैसे उसके पूर्वज यहाँ पे रहते हों, यहाँ पे उसके दादा दादी पैदा हुए हों, दादा दादी रहते हों, लेकिन अब वो यहाँ वो वहाँ पे रहता है, मतलब वो विदेश में रहता है, वो इंडिया के बाहर रहता है, उसको हम लोग ओरिजिन ऑफ इंडियन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलते हैं। तो उनके क्या राइट्स होंगे, क्योंकि पार्टीशन के बाद बहुत सारे हमें आज़ादी मिलने के बाद बहुत सारे ऐसे भी लोग भी तो होंगे जो कहीं ना किसी तरह से हमारी भूमि से लिंक हो गए, इंडिया से लिंक हो गए, तो उनके लिए क्या प्रावधान थे। सिंपल मीनिंग, इंडियंस हु वर लिविंग आउटसाइड इंडिया, इंडियन जो भारत के बाहर रहते थे, इन कंट्रीज लाइक यूके यूएसए, कोई जॉब की वजह से गया होगा, कोई किसी व्यापार की वजह से गया होगा, कोई पढ़ने गया होगा, साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा, कुड रिमेन इंडियन सिटीजन इफ दे रजिस्टर्ड विद द इंडियन एम्बेसीज और काउंसिल्स। वो इंडियन सिटीजन बन सकते हैं अगर वो जहाँ कहीं भी रह रहे हो वहाँ की इंडियन एम्बेसी से रजिस्टर करवाए हों, तो वो भारत के सिटीजन रह सकते हैं। इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट एक जान लेते हैं हम लोग। During British rule, many Indians had moved to other British colonies like Kenya, युगांडा, तंजानिया, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, बहुत लोग चले गए थे, मलेशिया चले गए थे, फिजी, मॉरिशस, त्रिनाड चले गए थे, यूनाइटेड किंगडम चले गए थे। दीज पीपल वर कॉल्ड ओवरसीज सिटीज, ओवर इंडियंस। ये जितने लोग भी ब्रिटिश की उस वक्त की कॉलोनी में चले गए थे, इसको ही ओवरसीज इंडियंस और इंडियन डायस्पोरा बोलते हैं। आर्टिकल 8 इंश्योर्ड दे डिड नॉट लूज देयर इंडियन सिटीजनशिप। आर्टिकल ये 8 इंश्योर करता है कि वो भारत की नागरिकता ना छोड़े, भारत की नागरिकता ना गंवाएं। कंडीशन क्या है, अब ओवरसीज इंडियंस टू रिमेन द सिटीजनशिप, उन ओवरसीज इंडियंस को भारत की नागरिक बने रहने के लिए क्या क्या कंडीशन है, तो इसमें भी 2 कंडीशन आप पढ़ोगे। पहली कंडीशन क्या है, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके अगर पेरेंट्स या फिर आप ये प्रूव कर दोगे कि आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से इंडिया में बॉर्न हुए थे, तो आप भारत की सिटीजनशिप ले सकते हो। कंडीशन 2 क्या बोलता है, ऑर्डिनरली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर केवल आप ऑर्डिनरली रिसाइड कर रहे हो तब भी आप इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हो। कंडीशन 3 क्या क्या कहता है, रजिस्टर विद इंडियन एम्बेसी। आप ऊपर की दोनों कंडीशन को आप फॉलो करते हो या फिर किसी भी एक कंडीशन को फॉलो करते हो, तो आपको भारत की जो एम्बेसी है वहाँ पर, जिस भी देश में आप रह रहे हो वहाँ पर रजिस्टर करवाना होगा, और रिजल्ट आपको इंडियन सिटीजनशिप आपको वहाँ से मिल जाएगी। आइए इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। डॉक्टर पटेल हैं, ही वाज बोर्न इन लंदन 1945। ये लंदन में पैदा हुए थे 1945 में। इनके पिताजी गुजरात में पैदा हुए थे, इंडिया में। डॉक्टर पटेल लिव्ड इन लंदन ऑल हिज लाइफ। डॉक्टर पटेल पूरी अपनी ज़िंदगी लंदन में जिए। टू रिमेन एन इंडियन सिटीजन, अगर आप इनको इंडियन सिटीजन बनना है, ही हैड टू रजिस्टर विद द इंडियन हाई कमीशन
इनको इंडियन हाई कमीशन जो लंदन में है वहाँ पे खुद को रजिस्टर करवाना होगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ही बिकेम एन इंडियन सिटीजन अंडर आर्टिकल 8। अंडर आर्टिकल 8 के अंदर वो फिर से भारत के सिटीजन बन सकते हैं। आर्टिकल 9 के बारे में जान लेते हैं आप। तो आर्टिकल 7 क्या डील कर रहा था? आर्टिकल 7 डील उससे कर रहा था जो भी यहाँ से माइग्रेट होके पाकिस्तान गए हैं और पाकिस्तान और वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सिटीजनशिप के प्रावधान रहेंगे। आर्टिकल 8 इससे डील करता है कि कोई सिटीजन ऑफ इंडियन ओवरसीज है वो कैसे भारत का सिटीजन रह सकता है, इससे डील करता है। आर्टिकल 9 के बारे में पढ़ लेते हैं। वॉलेंट्री एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप। Simple meaning: if you voluntarily by your own choice become a citizen of another country, अगर आप अपनी चॉइस से किसी भी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हो, यू विल ऑटोमेटिकली लूज योर इंडियन सिटीजन। आपको ये फैक्ट जानना होगा कि हमारी सिटीजनशिप सिंगल सिटीजनशिप है, हमारी कंट्री सिंगल सिटीजनशिप देती है। आप किसी एक टाइम पे आप भारत के नागरिक होने के साथ साथ किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं हो सकते हो। जैसे ही आप भारत के, मान लो कि आप भारत के नागरिक हो लेकिन आप किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर करते हो तो उसी वक्त उसी क्षण आपकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिंगल सिटीजनशिप से डील करते हैं। हमारे यूएसए की तरह हमारी डुअल सिटीजनशिप नहीं है। हाउ डज आर्टिकल 9 वर्क? यू आर अ इंडियन सिटीजन, यू बिकेम सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, यू लूज इंडियन सिटीजनशिप। वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस देख लेते हैं। इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजन, जैसा कि अभी मैंने बताया इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है। दिस मीन्स यू कैन नॉट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड यूएसए एट द सेम टाइम। यू कैन नॉट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड यूके एट द सेम टाइम। यू कैन नॉट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड कनाडा एट द सेम टाइम। यू मस्ट चूज आइदर इंडियन सिटीजनशिप और फॉरेन सिटीजनशिप। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। Sunita's case. Sunita was born in India and was an Indian citizen. She moved to Canada for work and later decided to become a Canadian citizen. एक कोई सुनीता थी जो भारत की सिटीजन थी। वो कनाडा गई पढ़ने के लिए या फिर किसी भी काम के लिए, और वहाँ पे कनाडा की सिटीजनशिप ले लिया। The moment she took the Canadian citizenship, she automatically lost her Indian citizenship under Article 9. अंडर आर्टिकल 9 ये कहता है कि द मोमेंट यू टेक द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, फ्रॉम दैट मोमेंट यू लूज द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। शी कैन नॉट होल्ड बोथ द पासपोर्ट्स, वो दो पासपोर्ट्स नहीं होल्ड कर सकती। व्हाट अबाउट ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए क्या प्रावधान है? इंडिया ऑफर्स ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। इंडिया कार्ड ऑफर करता है टू पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैव फॉरेन सिटीजनशिप, बट ओसीआई इज नॉट फुल सिटीजनशिप। ये कार्ड आपको फुल सिटीजनशिप की गारंटी नहीं करता है। इट इज़ अ स्पेशल स्टेटस, एक आपको स्पेशल स्टेटस देता है दैट गिव्स सम बेनिफिट लाइक वीज़ा फ्री ट्रैवल टू इंडिया। आपको अगर आप कोई मतलब बाहर का बंदा है, ठीक है, उसको ओसीआई कार्ड इंडियन गवर्नमेंट ने इशू कर दिया तो ये आपको सिटीजनशिप की गारंटी नहीं दे रहा है। ये फुल सिटीजनशिप की गारंटी नहीं दे रहा है, ये आपको बस कुछ बेनिफिट्स देगा कि आप इंडिया आना चाहो तो आप वीज़ा फ्री इंडियन आ सकते हो, मतलब आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी, या आपको कोई वोटिंग राइट या फिर गवर्नमेंट जॉब भी नहीं देने वाला है। बस कुछ एग्जाम्पन्स होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, वो आपको मिलता है ओसीआई कार्ड के अंदर। आर्टिकल 10 कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजन। ठीक है। एवरी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 5 to 8 shall continue to be a citizen subject to the provisions of any law made by the parliament। अभी हमने जितने भी आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 5 to 8 के अंतर्गत आप भारत के सिटीजन बन जाते हो तो आपकी सिटीजनशिप कब तक रहेगी? तब तक रहेगी जब तक कोई मतलब उसके छीनने या आपकी सिटीजनशिप मतलब वो लॉ से प्रभावित हो सकती है। अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगा तो आपकी सिटीजनशिप उससे प्रभावित हो सकती है, तो आप पूरी तरह इम्यून नहीं हो। व्हाट डज दिस मीन इन सिंपल वर्ड? वंस यू बिकेम once you became citizen under article 5, 6, 7 or 8, you will remain a citizen unless parliament makes a law that is, मतलब आपको यहाँ पे भारत का सिटीजन है, ठीक है, लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है कि आपकी सिटीजनशिप छीन जाती है तो तब भी आप ये सरकार को अधिकार है आपकी सिटीजनशिप वापस लेने का। मान लो कि कोई ट्रेडर निकल गया, कोई देशद्रोही निकल गया तो
पार्लियामेंट कोई लॉ बना के आपकी सिटीजनशिप ले सकती है। यू वॉलंटरी गिव अप सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 9। यू डू समथिंग दैट कॉजेज लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अगर आप ऐसा कुछ करते हो, जैसे आप वॉर हो रही है तो कंट्री के बीच में आप सामने वाले कंट्री के साथ आप मिल गए जाके, तब भी आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। These articles gives parliament the power to make the citizens, मतलब आर्टिकल 10 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो कोई लॉ बना सकती है जिससे आपकी सिटीजनशिप भी जा सकती है। तो आप पूरी तरह इम्यून नहीं हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं समझते हो कि आप एक बार भारत के नागरिक बन गए तो आप हमेशा भारत के नागरिक बने रहोगे, आप कुछ भी करो, आपको पूरी तरह से इम्यून नहीं हो आप, ठीक है। आर्टिकल 11 के बारे में देख लेते हैं। पार्लियामेंट टू रेगुलेट सिटीजनशिप बाय लॉ। ये भी पार्लियामेंट के लिए है, मतलब पार्लियामेंट क्या लॉ बना सकती है सिटीजनशिप रेगुलेट करने के लिए। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक एनी लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप, हु कैन एक्वायर इट, हु कैन लूज इट एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटेड टू। तो पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वह डिसाइड करेगा अम, कि सिटीजनशिप कौन एक्वायर कर सकता है, सिटीजनशिप कैसे लूज की जा सकती है, एंड ऑल अदर मैटर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप के जितने भी मैटर रिलेटेड हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो पार्लियामेंट के पास है, वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं होते हैं, ठीक है। पावर्स गिवन टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पावर क्या के पास क्या क्या पावर दी गई है, आइए जान लेते हैं। पावर गिवन टू पार्लियामेंट, पहले थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। प्लीज़ मेरे लेक्चर को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपको पसंद आ रहा हो। एक्यूजिशन, एक्यूजिशन मतलब हाउ टू गेट सिटीजनशिप, इसके लिए मतलब आपको किसी ऐसे सिटीजनशिप मिल सकती है, इसके बारे में लॉ बना सकता है पार्लियामेंट। टर्मिनेशन, आपकी सिटीजनशिप कैसे जा सकती है, इसके बारे में लॉ बना सकता है। ऑल अदर मैटर्स, डेप्रीविएशन, टेकिंग अवे, आपकी सिटीजनशिप ली भी जा सकती है। सिटीजनशिप से कोई भी मैटर रिलेटेड होगा तो वो पार्लियामेंट ही बना सकती है। इंपॉर्टेंट लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने क्या क्या लॉज बनाए हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट कौन है वो जान लेते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूजिंग द पावर गिवन बाय आर्टिकल 11, पार्लियामेंट पास्ड द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो आर्टिकल 11 का यूज करके, आर्टिकल 11 में जो पावर दी गई थी कि पार्लियामेंट को सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई लॉ बना सकते हैं, उसका यूज करके पहली बार पार्लियामेंट ने पास किया Citizenship Act 1955. This is the main law that governs Indian citizenship today. यह मेन लॉ है जो कि आज भी इंडियन सिटीजनशिप को गवर्न करता है। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर, ये क्या प्रोवाइड करता है, सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय डेसेंट, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। बर्थ यानी आपका अगर बर्थ हुआ है तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ के सिटीजन हो। बाय डिसेंट मतलब आपके कोई पेरेंट्स बॉर्न हुए हो इंडिया में, आपका ब्लड रिलेशन है, तब वहाँ से आप इंडियन सिटीजनशिप बन सकते हो, आप इंडियन सिटीजन होगे। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करवा के, इसमें कुछ प्रावधान होते हैं कि आप इतने साल रहना है आपको। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, इसमें थोड़ी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, कि आप भारत में रहे हो इतने साल, आप भारत आपको तुरंत भारत की नागरिकता नहीं मिल जाएगी, आप बस एलिजिबल होगे भारत के नागरिक बनने के लिए। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मतलब आप वॉर में भारत कोई टेरिटरी जीत लेता है तो वहाँ के सिटीजन का क्या होगा, वहाँ के सिटीजन्स को इंडियन सिटीजन्स कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए भी पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगी। पार्लियामेंट के द्वारा ही वहाँ के लोगों को भी सिटीजन बनाया जाएगा भारत का। रीसेंट अमेंडमेंट पढ़ लेते हैं। रीसेंट अमेंडमेंट सिटीजनशिप एक्ट CAA, जिसके लिए जो बहुत न्यूज़ में भी था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 was passed to give citizenship to persecuted minorities from Pakistan, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। इन 3 कंट्रीज़ में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थी उनको आश्रय दिया गया था कि वो अगर भारत में आएंगे तो उन्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसके बारे में था ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इससे बहुत सारा बवाल भी मचा हुआ था। वाई इज आर्टिकल 11 है इम्पोर्टेंट, आर्टिकल 11 क्यों इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 5 to 10 were meant for the initial period when India became a republic। ये इनिशियल पीरियड के लिए था 5 to 10 जब इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन मिला। बट सिटीजनशिप रूल्स नीड टू चेंज विद द टाइम, लेकिन हर टाइम के साथ आप जानते हो कि चेंजेस की ज़रूरत होती है, तो इन चेंजेस को
कौन करेगा ये चेंजेस? तो ये किसी को अथॉरिटी देनी पड़ेगी। तो आर्टिकल 11 में ये अथॉरिटी पार्लियामेंट को दी गई है। आर्टिकल 11 gives parliament the flexibility to update the citizenship laws as needed, add new ways to get the citizenship, define who can lose citizenship, handle new situations that arise। मतलब कोई भी न्यू सिचुएशन आएगी तो कैसे सिटीजनशिप से अगर कोई मैटर होगा तो वो पार्लियामेंट ही डील करेगी। रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 का रियल लाइफ एप्लीकेशन देख लेते हैं। Citizenship by birth. Using under Article 11, the Parliament made a law. Any person born in India on or after 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी को या फिर कोई पैदा हुआ हो या फिर 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुआ हो, बट बिफोर 1 जुलाई 1987 इज एन इंडियन सिटीजन बाय बर्थ, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक के बीच में बॉर्न हुए हो तो आप इंडियन सिटीजन हो। ठीक है। एग्जाम्पल 2 क्या है? सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। A foreign citizen like someone from the US or UK can apply for Indian citizenship if they have lived in India for 12 years। अगर आप 12 साल तक इंडिया में विद सम ब्रेक्स अलाउड, कुछ ब्रेक के बाद अगर आप लगातार 12 साल इंडिया में बिताए हो, आप यूएस या यूके के सिटीजन हो, तब भी आप भारत की नागरिकता बनने के लिए एलिजिबल हो। नोन एन इंडियन लैंग्वेज, आप कोई भी एक भारत की लैंग्वेज जानते हो। और ऑफ गुड कैरेक्टर, आपका गुड कैरेक्टर गुड होना चाहिए, मतलब आपके ऊपर कोई भी केस वगैरह ना चल रहा हो। इंटेंट टू लिव इन इंडिया, आप भारत में रहने की मंशा जगाते हो। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द लॉज मेड अंडर आर्टिकल 11। ठीक है। एग्जाम्पल 3 लॉस ऑफ सिटीजनशिप। आप अपनी सिटीजनशिप कैसे लूज कर सकते हो, इसके बारे में है। Parliament has made laws that say you can lose Indian citizenship if you voluntarily acquire citizenship of another country। जैसे आर्टिकल 9 बोलता है कि आप डुअल सिटीजनशिप नहीं रख सकते। जैसे ही आप किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लोगे, आपकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली चली जाएगी। यू रिनाउंस गिव अप इंडियन सिटीजनशिप, यू ऑब्टेन्ड सिटीजनशिप बाय फ्रॉड और फॉल्स। अगर आप कोई नकली कागजात, कोई फेक कागजात दिखाकर इंडियन सिटीजनशिप हासिल करते हो और लिटरली पता चलता है इंडियन गवर्नमेंट को कि आपने फेक डॉक्यूमेंट्स के द्वारा इंडियन सिटीजनशिप ली है, तो आपकी सिटीजनशिप उठ जा सकती है। यू शो डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डिसलॉयल्टी शो करते हो तब भी आपकी सिटीजनशिप जा सकती है उस केस में भी। अब कंप्लीट समरी जान लेते हैं। जितना कुछ भी आज आज हम लोग ने इस लेक्चर में पढ़ा उसकी समरी जान लेते हैं। आर्टिकल 5 किससे डील करता है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट। 26 जनवरी 1950 को भारत को कौन नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, उससे डील करता है। आर्टिकल 6 डील करता है कि कोई भी पाकिस्तान से जो भारत में माइग्रेट हुआ है, फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया माइग्रेशन जिसका हुआ है उसके राइट्स का क्या होगा। आर्टिकल 7 डील करता है राइट्स ऑफ माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, यानी यहाँ भारत से जो पाकिस्तान गया है और वापस आने की मंशा है उसकी, तो उसके राइट का क्या होगा। ये आर्टिकल 7 डील करता है। आर्टिकल 8 डील करता है राइट ऑफ ओवरसीज, मतलब जो अब्रॉड में रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने दादा परदादा से या फिर अपने एंशियंट पीपल से कनेक्टेड हैं, तो बाई ब्लड कनेक्टेड हैं, तो अगर वो भारत की सिटीजनशिप ले सकते हैं तो आर्टिकल 8 उनसे डील करता है। आर्टिकल 9 ये कहता है कि आप डुअल सिटीजनशिप नहीं रह सकते, अगर आप दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लोगे तो आपकी भारत की सिटीजनशिप चली जाएगी। आर्टिकल 10 डेट से कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप राइट से डील करता है। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट के पावर देता है टू मेक सिटीजनशिप लॉज। कुछ अमेजिंग फैक्ट जान लेते हैं इंडिया के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडियन सिटीजनशिप के बारे में। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया हैज ओवर 1.4 140 करोड़ भारतीय लोग हैं इंडिया में। द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। यहाँ हम लोग के यहाँ डुअल सिटीजनशिप नहीं है, जैसा आर्टिकल 9 भी कहता है। पार्टीशन इम्पैक्ट, आर्टिकल 5 to 11 were specifically designed to handle the massive migration during the partition। जो पार्टीशन के वक्त बहुत सारा क्योस मचा हुआ था, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन भी थे। इन सारे कन्फ्यूजन को कौन दूर करता है? आर्टिकल 5 to 11 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील करता है इस कन्फ्यूजन से। ओसीआई कार्ड 4 मिलियन यानी 40 लाख लोगों को अभी तक पीपल होल्ड और को ओसीआई कार्ड अभी तक इशू किया गया जा चुका है। सिटीजनशिप एक्ट, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 हैज़ अमेंडेड 6 टाइम। जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो कि आर्टिकल 11 को यूज़ करके पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया था,
वो अभी 6 बार अभी तक उसका अमेंडमेंट हो चुका है। टेस्ट योर नॉलेज, आइए थोड़ा आपकी नॉलेज चेक कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा हम लोग ने, सही से पढ़ा भी नहीं। What are the three ways someone could become a citizen on January 26, 1950? कौन कौन से 3 वेज थे जो 26 जनवरी 1950 को आप भारत के सिटीजन बन सकते थे? तो पहला कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन था कि आप भारत में बॉर्न हुए हो। दूसरा कंडीशन क्या था? आइदर ऑफ योर पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया। तीसरा क्या था कि आपने लगातार 5 साल रहे हो 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में। Why was आर्टिकल 6 नीडेड आफ्टर आफ्टर पार्टीशन? आफ्टर पार्टीशन के बाद 6 क्यों नीडेड था? क्योंकि जो भी लोग पाकिस्तान से भारत में आए थे उनके राइट्स का क्या, क्या वो भारत के सिटीजन कहलाएंगे, उनसे डील करता है। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन माइग्रेटिंग बिफोर एंड आफ्टर जुलाई 1948? जो लोग भी लोग भारत में 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए थे उन्हें तो ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए थे उनको गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। Can you be a citizen of India and USA at the same time? No। आर्टिकल 9 क्या बोलता है? यही तो बोलता है कि आप एक टाइम पे दो भारत और दूसरे कंट्री के सिटीजन नहीं हो सकते हो। आप अगर किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेते हो तो आपके भारत की सिटीजनशिप ऐसे ही लूज हो जाएगी, ऐसे ही चली जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। विच आर्टिकल डील्स विद इट? आर्टिकल 9। विच आर्टिकल गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू मेक सिटीजनशिप लॉ? आर्टिकल 11। What happens if you voluntarily become a citizen of another country? You will lose your uh, citizenship of India। Who were overseas Indian? overseas Indian कौन थे? वो थे जो ब्रिटिश कॉलोनीज में जाके बस गए थे। मतलब जब आप भारत गुलाम था, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस वक्त जितनी भी ब्रिटिश की कॉलोनीज थी या फिर खुद ब्रिटिश या फिर खुद ब्रिटेन में अगर कुछ जो भारतीय लोग चले गए थे या कोई काम से चले गए थे या फिर कोई ले गए थे एज अ लेबरर ले गए थे, तो उनके राइट्स का क्या? उनको ओवरसीज इंडियंस बोलते हैं। एंड हाउ कुड देम रिमेन इंडियन सिटीजन? वो कैसे इंडियन सिटीजन रह सकते हैं? वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा वो वहाँ की एम्बेसी में एनरोल करवा के वो इंडियन सिटीजन रह सकते हैं। नेम द मेन लॉ दैट गवर्न्स इंडियन सिटीजनशिप टुडे। इंडियन सिटीजनशिप को कौन गवर्न करता है? तो वही आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओसीआई एंड फुल इंडियन सिटीजनशिप? ओसीआई कार्ड होता है जो कि ओवरसीज सिटीजन को दिया गया है। जैसे कि आप किसी कोई यूएस कोई मान लो कोई यूके का है बंदा, ठीक है, वो कहीं न कहीं से इंडियन ओरिजिन से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो इसने यूके की सिटीज़नशिप ले रखी है, तो भारत ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि उसको एक ओसीआई कार्ड दे सकता है और ओसीआई कार्ड के अंतर्गत उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। उसको वो सिटीज़नशिप की गारंटी नहीं होगी, उससे वो सिटीज़नशिप नहीं बन जाएगा क्योंकि इंडिया में डुअल सिटीज़नशिप अलाउड नहीं है। फुल इंडियन सिटीज़नशिप में उसको वहाँ की सिटीज़नशिप छोड़नी पड़ेगी अगर भारत का सिटीज़न बनना है तो। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर होना चाहिए? आर्टिकल 5 टू 11 आर पार इन पार्ट 2 से डील करता है। 5 टू 11 ऑल अबाउट सिटीजनशिप, सिटीजनशिप के लिए है। दीज आर्टिकल्स वर स्पेशली इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द पार्टीशन इन 1947। 1947 में पार्टीशन हुआ था इसलिए ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप। पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक ऑल द सिटीजनशिप लॉज अंडर आर्टिकल 11। द मेन लॉ टुडे इज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, यही मेन लॉ है। Article 5 to 11 were temporary provisions. Article 11 gave permanent power to the Parliament. Citizens give you fundamental Citizenship gives you fundamental rights under the Constitution। Citizenship से आपको कोई पूछेगा क्या फ़ायदा है, क्या हो गया आप सिटीजनशिप मिल गया? सिटीजनशिप आप इंडिया के हो तो आपको फंडामेंटल राइट्स अब मिलते हैं बहुत सारे। बीइंग ए सिटीजन मीन्स यू हैव बोथ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपके दोनों राइट्स भी हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है आपको, ये आपके एग्जाम में आ सकती है। 15 अगस्त 1947 इंडिया भारत आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ। 1 मार्च 1947 कट ऑफ डेट फॉर आर्टिकल 7 के लिए कट ऑफ डेट है। जुलाई 1948 कट ऑफ डेट फॉर आर्टिकल 6 है। 1955 सिटीजनशिप एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड। तो हमारा लेक्चर खत्म होता है, लास्ट में ये देख लेते हैं। सिटीजनशिप इज नॉट जस्ट अ लीगल स्टेटस, इट्स अबाउट बिलोंगिंग, आइडेंटिटी, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एन इंडियन सिटीजन वी हैव द राइट टू वोट एंड इलेक्ट। अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपके पास क्या क्या राइट है? आप वोट कर सकते हो, आप अपने लीडर को इलेक्ट कर सकते हो, आप पूरे फंडामेंटल राइट्स का इंजॉयमेंट कर सकते हो,
लिव एनीवेयर, आप भारत में कहीं भी रह सकते हो, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्शन देगी, बी अ प्राउड एंड रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय लेक्चर। मेरे लेक्चर मैंने इसमें बहुत एफर्ट डाला है, आपने भी देखा होगा क्या शानदार पीडीएफ है, आपने बहुत कुछ जानने को मिला है इस पीडीएफ के बारे में। आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आ रहा हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और भी मैं वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा आर्टिकल्स की। सो दिस वॉज दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।